हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल IQ। फ्रेंड्स, आज से हम एक नया सब्जेक्ट भी पैरेलल में चालू कर रहे हैं कि उससे क्या है कि हमारा कॉन्सेप्ट भी जल्दी से जल्दी क्लियर होते हो और हम जल्दी से जल्दी हमारा जो टारगेट है मार्च तक का, हमारा GPSC एग्ज़ाम का टारगेट है हमारा फ्रेंड्स मार्च तक का, तो वो भी हम ख़त्म कर सके। ओके, तो इस तरह से हमारा टारगेट हमें अचीव कर सके। कम से कम फ्रेंड्स 7 सब्जेक्ट हमें कंप्लीट करने हैं। कौन कौन से? तो पहला हमारा है हमारा सॉइल, उसके बाद हमारा है इरिगेशन हाइड्रोलॉजी, उसके बाद ये हमारा थर्ड सब्जेक्ट है FM, उसके बाद हमारा रहेगा RCC, उसके बाद रहेगा SOM। इस टाइप से हमारा सिलेबस रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो जल्द से जल्द हम ये अचीव कर सके वैसा मैं ट्राई करूँगा और मैं मानता हूँ कि हम ख़त्म ही कर लेंगे मार्च तक ये सब्जेक्ट, जिससे हमें 2 एग्ज़ाम में फ़ायदे होंगे। एक तो SSC JEE की एग्ज़ाम आ रही है, SSC JEE, वो एग्ज़ाम में हमें फ़ायदा होगा। और दूसरी एग्ज़ाम आ रही है हमारी GWSSB की क्लास 1 की आ रही है, तो उससे भी हमें फ़ायदा होगा ये 2 एग्ज़ाम में। ओके फ्रेंड्स, तो हम यही एग्ज़ाम में ट्राई कर रहे हैं कि हमें फ़ायदा मिले। तो आप देखते रहो। सिर्फ मैं जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस ख़त्म करने का ट्राई करता हूँ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। पास्कल सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, तो किसका एक यूनिट है फ्रेंड्स? तो पास्कल सेकेंड आपको पता चल जाएगा कि फ्रेंड्स ये प्रेशर का यूनिट है, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट है, या डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट है, या सरफेस टेंशन का यूनिट है। तो पास्कल सेकेंड फ्रेंड्स डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट है। मैं आपको सबके यूनिट बता देता हूँ कि प्रेशर का न्यूटन होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, उसके बाद डायनेमिक विस्कोसिटी का पास्कल सेकेंड है, और सरफेस टेंशन का न्यूटन पर मीटर है। ओके, ये ओके। उसके बाद मैं आपको फ्रेंड्स बता देता हूँ कि पूरा मैंने लिखा है कि प्रेशर विस्कोसिटी किसे बोलते हैं। और आपको एक इम्पोर्टेंस बात बता देता हूँ मैं कि जब भी हमें डिनोट नहीं किया कि ये डायनेमिक विस्कोसिटी की बात करता है या काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात कर रहा है, उस टाइम पे आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी विस्कोसिटी की बात कर रहे? तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कुछ बोला नहीं होता ना, तो आपको मान लेना ये डायनेमिक विस्कोसिटी है। तो ये अभी डायनेमिक विस्कोसिटी की ही बात चल रही है, तो आप बिल्कुल मान लीजिए कि ये डायनेमिक विस्कोसिटी है। उसके बाद अब हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, तो क्या है उसकी डेफिनेशन क्या है? तो इतनी इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे तो इतनी उसकी डेफिनेशन है। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू विच ऑफ इट्स ऑफर टू रेजिस्टेंस टू शियर एंड एंगुलर डिफॉर्मेशन। कि क्या है, आप समझोगे इसको वर्ड्स बाय वर्ड्स, तो ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है जो रेजिस्टेंस करती है किससे? शियर और एंगुलर डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करती है, वो विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी के 2 टाइप होते हैं, डायनेमिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी के यूनिट इस तरह से रहते हैं फ्रेंड्स, और दूसरी डेफिनेशन भी मैंने लिखी है कि एंड ऑल्सो विच ऑफर टू रेजिस्ट द मूवमेंट ऑफ वन लेयर एंड फ्लूइड वन लेयर टू अनदर लेयर। वो मूवमेंट करेगी एक लेयर से दूसरे लेयर में, तो उसे भी हम विस्कोसिटी ही बोलते हैं। और दूसरी बात, इसका यूनिट क्या है फ्रेंड्स? तो इसके यूनिट मैंने यहाँ पे 4 यूनिट डिफरेंट यूनिट लिखे, पर ये सब का सिंप्लीकेशन तो एक ही है फ्रेंड्स, बट कई आपको ये देखने मिल जाते, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये सब डिनोट किए। तो ये क्या है? kg पर मीटर इंटू सेकेंड, देन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, देन पास्कल इंटू सेकेंड, देन पोइस में ये क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हैं कि 1 पोइस इज इक्वल टू हाउ मैनी? तो 0.1 पास्कल इंटू सेकेंड। ओके, 1 पोइस इज इक्वल टू
0.1 पास्कल इंटू सेकेंड, ओके, इंटू सेकेंड। तो आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम देखते रहेंगे। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी। क्वेश्चन 1 का आंसर है हमारा सी। ओके, देन नेक्स्ट second question. An ideal fluid is one which obeys Newton's law of viscosity, then frictionless and incompressible, then very viscous, then frictionless and compressible. तो फ्रेंड्स, आइडियल फ्लूइड इज अ फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल, जो कि ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं होता, पर हम इसे मान लेते हैं। ओके, तो अब उसके बारे में मैं थोड़ा डिप में ले जाता हूँ कि आइडियल फ्लूइड की डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है which is incompressible and is having a no viscous, and ideal fluid is only imaginary fluid do not exist in nature। ये नेचर में होता नहीं है, ये इमेजिनरी है, कि इसे हम मान लेते हैं फ्रेंड्स। ये इमेजिनरी है, इसे हम सिर्फ मान लेते हैं, ये रियल लाइफ में होता नहीं है फ्रेंड्स, एग्जिस्ट नहीं करता ये। सो इट इज़ अ आइडियल फ्लूइड इज जस्ट इमेजिनरी। ओके, तो उसमें मैंने आंसर बताया आपको कि क्वेश्चन 2 का आंसर है बी, फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल। तो 2 का आंसर हमारा रहेगा बी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो दो टाइप की मैंने आपको बताया था ना फ्रेंड्स, काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड डायनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी का इक्वेशन क्या होता है, डायनेमेटिक विस्कोसिटी बाय रो इज इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो उसका यहाँ पे उसका यूनिट रहेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, और उसका CGS एकम होता है स्टॉक्स। ओके, तो मैं आपको थोड़ा डिप में उसको ले जाता हूँ, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद उसके यूनिट को बात करता हूँ। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी। मैंने जैसे बताया कि डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी इज इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये उसकी डेफिनेशन है। उसका ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, और CGS यूनिट स्टॉक्स है। अब स्टॉक्स इज इक्वल टू वन स्टॉक, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि वन स्टॉक इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गई। ओके, अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी फ्रेंड्स, सॉरी। उसके बाद ये आपको मीटर सेकेंड पर सेंटीमीटर, तो 10-4 मीटर पर सेकेंड रहता है इसका। तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना। ओके, देन नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, हम बता देते हैं, ये इसका सही आंसर है क्वेश्चन 3 का डी इज़ ए राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 4, if the dynamic viscosity of fluid is 0.5 poise and specific gravity is 0.5, then kinematic viscosity of the fluid is in stock is। अब इसको हमको ये आंसर स्टॉक में देना है फ्रेंड्स। तो इसमें मैंने इसका कैलकुलेशन किया हुआ है, इसका सही आंसर आता है फ्रेंड्स सी, पर कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी का इक्वेशन हमारा ये है कि डायनेमेटिक इट इज़ अ रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि डेंसिटी। ओके, डेंसिटी यानी कि विस्कोसिटी बाय डेंसिटी। अब क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का इक्वेशन यहाँ पे लिखा है कि ρF बाय ρW। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि वो दिया हुआ है 0.5, तो हम क्या करेंगे, ρF इंटू ρW 0.5 लिख देंगे। उसके बाद इसका सिंप्लीकेशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, वो किस में मिलेगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा। तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर इन CGS में 1 ग्राम, आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं होना है,
डेंसिटी ऑफ वाटर इन CgS में क्या है, 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, तो उसके बाद तो 0.5 पोइज बाय 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो रहा है। तो आप देखते कि ये दोनों CgS में हो गए, ये पोइज है, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो आप समझ सकते हो कि ये 1 स्टॉक आंसर आ रहा है इसका। ओके, इसका सिंप्लीफिकेशन देना है तो उसका आंसर 1 स्टॉक आ रहा है। ओके, तो आप इसमें आंसर आ रहा है 1। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5, द विस्कोसिटी ऑफ गैस। विस्कोसिटी ऑफ गैस में क्या होता है, डिक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, देन इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर ऑफ वेरी हाई प्रेशर इंटेंसिटी। तो फ्रेंड्स, विस्कोसिटी गैस के साथ विस्कोसिटी ऑफ गैस वो टेम्परेचर के साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी या इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये बताना है आपको। तो आपको पता है फ्रेंड्स, जब भी विस्कोसिटी में ये गैसेस में क्या होता है कि वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज द टेम्परेचर के साथ रहती है। तो आपको क्या, इसका मैं थोड़ा डीप में सॉल्यूशन दूंगा कि जैसे कि ये फ्लूइड में क्या होता है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड डिपेंड ऑन कोहेसिव फोर्स। ओके, और फ्लूइड में क्या लगता है, कोहेसिव फोर्स लगता है। हाँ, हायर टेम्परेचर इज लेजर, यहाँ पे लिखा है हायर द टेम्परेचर लेजर इन द कोहेजन, सो विस्कोसिटी इज लो। टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी उसकी कम हो जाएगी। इसका ये डिनोट करता है डिक्रीज होना, ये डिक्रीज डिनोट करता है। ओके, डिक्रीज, और इससे क्या होता है, ये सिंबल हमें डिक्रीज डिनोट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन फ्लूइड में क्या होता है फ्रेंड्स, टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी कम होती है, यानी हाँ। और गैसेस में क्या होता है, हायर टेम्परेचर मोर एनर्जी पॉजेस बाय मोलिक्यूलर एंड दस ग्रेटर द मोमेंटम ऑफ कोलिडिंग गैस मोलिक्यूल्स। उसमें टेम्परेचर के साथ जो गैसेस में जो हमारे मोलिक्यूल रहते हैं ना, वो ज़्यादा अपनी मात्रा में एक अपने जो अपने बंद जो जिस यानी कि जैसे कि गैस के सिलेंडर है, उसमें हम टेम्परेचर हाई करते हैं। तो टेम्परेचर हाई करने के बाद जो उसके जो वर्ड्स रहते हैं ना अंदर, वो ज़्यादा परिभ्रमण करने का स्टार्ट कर देते हैं। तो वो एक चीज़ रहती है कि जब जिसको ये बढ़ती है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके जो विस्कोसिटी होती है ना, वो भी ज़्यादा रहती है। तो इन फ्लूइड में जो होता है, उससे जो फ्लूइड में रहता है उससे सेम डिफरेंट चीज़ गैसेस में होती है। विस्कोसिटी की जब बात होती है ना, तभी। ओके, तो आपको बस ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ बस। उसके बाद ये मैंने ग्राफ भी बनाया है कि विस्कोसिटी गैसेस में क्या है कि विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, ओके, और लिक्विड में कम होती है। तो ये एकदम उसका ऑपोजिट ग्राफ रहता है। उसमें क्या है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर रहता है और वाई एक्सिस पे विस्कोसिटी रहती है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि जब भी तुम ग्राफ बनाते हो विस्कोसिटी का, तो उसमें विस्कोसिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ रहता है, उसमें विस्कोसिटी कौन सी एक्सिस पे रहती है, तो ये वाई पे रहती है और ये टाइम एक्स टेम्परेचर एक्स पे रहता है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है। उसके बाद न्यूटन लॉज ऑफ विस्कोसिटी रिलेट। ऑप्शन ए इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड रेट एंगुलर डिफॉर्मेशन, देन ऑप्शन बी shear stress and rate angular deformation, then option C shear stress, viscosity and temperature, and then option D viscosity and rate of angular deformation। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन 6 में हमारा सही आंसर रहेगा, पहले हम उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद में आंसर आपको बताता हूँ कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहना चाहता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में मैंने अच्छे से लिखा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट द रेट ऑफ shear strain in fluid is directly proportional to applied shear stress। तो इस टाइप का इसका इक्वेशन बनता है। किस टाइप का, ये टो इज प्रोपोर्शनल टू du by dy। ओके,
इज प्रपोर्शनल टू डी यू बाय डी वाई। तो उसमें क्या है, हम इस यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगाए तो ये उसमें ऐड हो जाएगा। तो इस टाइप से रहता है। अब उसकी डेफिनेशन हम देखेंगे कि फ्लूइड डज नॉट चेंज विथ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड। और न्यूटोनियन फ्लूइड की दूसरी डेफिनेशन है फ्लूइड विच obeys न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी इज टर्म एज अ न्यूटन्स फ्लूइड। ओके, अब यहाँ पे जो हमने रखा है सब, तो उसमें क्या है, टो इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस, देन यू इज इक्वल टू विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी है कौन सी है, डायनेमिक विस्कोसिटी है। उसके बाद ये डी यू बाई डी वाई है, ये रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन है। डी यू बाई डी वाई ये रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन है। ओके, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आता है हमारा शियर स्ट्रेस या रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन है। तो ये टो proportional to du by dy, that's why it is a stress and it is a angular deformation. Okay, then next question number 7. The rise of a liquid of specific gravity gamma in capillary tube of radius r is given by। तो अब क्या है, इसमें ऑप्शन दिए है डिफरेंट टाइप के। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन सा ऑप्शन मैच होता है। यहाँ पे वेयर सिग्मा इज द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। ओके, तो हम यहाँ पे उसका सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल ले लिए कि ग्लास में वाटर और ग्लास में मर्क्यूरी लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिलरी के टाइम यहाँ पे सेल्फ वेट W लगेगा और डिफॉर्मेशन हमारा होगा, एक डिफॉर्मेशन हमारा एक डिफॉर्मेशन जो रहेगा वो टी साइन थीटा रहेगा इस तरफ, और एक डिफॉर्मेशन हमारा टी कॉस थीटा रहेगा। ओके, अब उसमें हम क्या है कि वेट ऑफ, यहाँ पे हमने टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। तो क्या होता है कि वेट को हम W से डिनोट कर देते, और क्या है यहाँ पे उसकी पेरीफेरी का यानी कि रेडियस कितनी रहती है इसकी, तो 2 पाई आर टी उसकी पेरीफेरी रहती है। और ये यहाँ पे जो फोर्स रहता है वो कौन सा है, टी कॉस थीटा। दैट्स वाई वी राइट 2 पाई आर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स W। यानी कि वेट ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स ये भी। ओके, तो देन हम W को क्या करते हैं, W स्पेसिफिक ग्रेविटी का यहाँ पे हमारा इक्वेशन रहता है W बाय V। ओके, तो हम क्या करेंगे, W को यहाँ पे ये इस तरह हम रख के ये वॉल्यूम का इक्वेशन हम रख देंगे। तो R इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना है यहाँ का, पाई R स्क्वायर H हो गया। तो W की जगह यहाँ A रख देंगे हम, तो क्या होगा 2 पाई आर टी कॉस थीटा इंटू पाई इस आर स्क्वायर H इंटू गैमा। तो फिर H को हम करता करेंगे, हमारी गुजराती लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं कि H को हम करता करके 2 टी कॉस थीटा बाय गैमा आर लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा यहाँ पे 0 है वाटर में, तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट्स वाई कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 होने के लिए 2t, फिर आंसर आएगा 2t गैमा आर। ओके, तो इस तरह से हमारा इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और ये मेन इक्वेशन है H, जो हमारा ये कैपिलरी ट्यूब है ना, इसका इक्वेशन इस टाइप से बनता है। ओके, तो इसमें जो H है ये राइज और फॉल है, T है सरफेस टेंशन है, देन थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, देन R इज अ रेडियस ऑफ ट्यूब है। ओके, तो इसमें जो सही आंसर आता है हमारा, टी की जगह हमारा यहाँ पे सिग्मा दिया हुआ है, तो टू सिग्मा बाय सिग्मा आर गैमा। ओके, यानी कि 2t, ये इसका हम टी की जगह सिग्मा रख देते हैं सरफेस टेंशन। तो ये आंसर हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 7 में, या 7 या 6, हाँ 7 में आंसर हमारा आ रहा है C। ओके, तो इस तरह से आपको सिंपली याद रखना है फ्रेंड्स। ये कई बार एग्जाम में जब आ जाता है तब आपको सिर्फ सोच के लिख देना है कि इस टाइप से आंसर बनता है। तो आपको सिर्फ 2t या गैमा आर लिखना है और 2 सिग्मा गैमा आर लिखना है, बस इतनी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8,
द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डेवलप बाय सरफेस टेंशन ऑफ 0.075 न्यूटन पर मीटर in a droplet of water of 0.075 mm diameter. That's now अब आपको मैं बता देता हूँ, ये ड्रॉपलेट यानी कि डी दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, सरफेस टेंशन यहाँ पे दिया हुआ है सिग्मा, उसका यूनिट न्यूटन पर मीटर होता है। कई कई बार सरफेस टेंशन का यूनिट और एमएलटी फॉर्म पूछ लेते हैं, तो आपको कंफ्यूज होए बिना ही बता देना है। ओके, तो अब आप देखेंगे कि इक्वेशन हमें कौन सा यूज़ करना है, 2 सिग्मा बाय डी। ओके, 2 सिग्मा बाय आर। तो यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डेवलप्ड इन ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, तो 2 इंटू सिग्मा यहाँ पे दिया हुआ है 0.075 न्यूटन पर मीटर इंटू 10⁻²। ओके, तो यहाँ पे न्यूटन पर सेंटीमीटर आ रहा है। तो ओके, देन रेडियस क्या है हमारी, d/2 आ रही है, तो d/2 में क्या है 0.075/2, यहाँ पे r लिखना है, दैट्स वाई वी टेक अ d/2। तो r यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू 0.075/2 इंटू mm इंटू 10⁻⁻1, दैट्स वाई हम CGS में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है। तो फिर हमारा आंसर बनेगा 0.04 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हमारा 8 का आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ रहा है 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और देन क्वेश्चन नंबर 9, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, इंक्रीज विथ डिक्रीज टेम्परेचर, देन सी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, देन डी नन ऑफ अबव। तो आपको पता है कि फ्रेंड्स सरफेस टेंशन में कोहेसिव फोर्स रहता है, और कोहेसिव फोर्स क्या होता है कि जब भी हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब कोहेसिव फोर्स कम रहता है, और टेम्परेचर कम रहता है तब कोहेसिव फोर्स ज़्यादा रहता है। यानी कि क्वेश्चन ए हमारा राइट है, पर कैसे है, थोड़ा मैं डीप में ले जाता हूँ। यहाँ पे 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर हमारा ए आता है, क्योंकि हमें पता है कि दोनों अपोजिट में रहते हैं। तो यहाँ पे डिक्रीज है तो गलत है, इंडिपेंडेंट है वो भी गलत है, और नन ऑफ द अबव वो भी गलत है। यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज है यानी कि ऑपोजिट तो रहते ही है, वो हमें पता है, तो हम इस तरीके से भी आंसर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 9 में इस तरह क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। पर सरफेस टेंशन क्या होता है, तो वो प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड दैट द अलो इट्स टू रेजिस्ट एंड एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू कोहेसिव नेचर। यहाँ पे कोहेसिव फोर्स एक्ट होता है किसमें, तो सरफेस सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे कोहेसिव फोर्स एक्ट होता है। अब क्या होता है, लिक्विड हैव अ लार्ज अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्स विल हैव ऑलवेज अ लार्ज सरफेस टेंशन। ओके, और यहाँ पे क्या है, इन जनरल सरफेस टेंशन डिक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स डिक्रीज विथ एन इंक्रीज मोलिकुलर एक्टिविटी। ओके, तो आपको पता चल क्या होगा फ्रेंड्स, टेम्परेचर जब बढ़ता है तब हमारा सरफेस टेंशन है वो कम रहता है। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा आंसर आएगा ए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10, 1 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू, तो 1 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू, अब क्या है, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो 1 किलो में क्या होता है, किलो में क्या होता है 10⁻3, जब मेगा में क्या होता है 1 मेगा इज इक्वल टू 10⁻6, इस तरह हमारा, और गीगा में क्या रहता है 1 गीगा इज इक्वल टू 10⁻9। ओके, तो यहाँ पे क्या है, किलो बोला है तो 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे गलत लिखा है मैंने, न्यूटन क्यूब नहीं है, स्क्वायर है। ओके, तो हमारा 10 में क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर बी आता है। ओके,
क्योंकि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके, नॉट अ क्यूब, 1 मीटर। तो हमारा किलो की जब बात करते हैं तो 1 किलो पास्कल दैट मीन्स 1 kg पास्कल दैट मीन्स 10⁻3, ओके, ये आंसर हमारा बनता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस तरह मेरी वीडियो को देखते रहो और मैं भी ट्राई करता हूँ आपको पूरा सॉल्यूशन मिले, कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, डे बाय डे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे, इसलिए मुझे पढ़ाने की भी बहुत मज़ा आ रही है। और मैं ऐसा चाहता हूँ कि जिसको मैं इस तरह सॉल्यूशन देने से आप भी साथ में मेरे साथ ऐसे ही सॉल्यूशन देखते रहो, और तुम्हें कन्फ्यूज़न हो तो आप थोड़ा सर्च भी करते रहो। तो इस टाइप से क्या होता है, तुम्हारा भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और आपकी भी एग्ज़ाम आने ही वाली है जस्ट। तो आप भी ऐसे ही रोज़ मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।